ओके बच्चों ध्यान दो थोड़ा, कल स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पॉइंट अपने स्टार्ट किया था, एक ही पॉइंट इसमें से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, इसमें एक ही पॉइंट मैंने बताया, थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैंने बताया था, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, ठीक है। जितने भी बिजनेस के साइकिल्स होते हैं, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भी मैंने बताया था तुम लोगों को। सारे पॉइंट्स हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना है तुमको। अपने कंट्री में महंगाई कितनी है, ये अगर हमें स्टडी करना है तो मैं अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही इसको स्टडी करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं बताता हूं। इनफैक्ट मैंने तुमको ये चीज बताई है वैसे, बट थोड़ा अच्छे से इसको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, करेक्ट। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अच्छा है बुरा है? इन्फ्लेशन ज्यादा मतलब अच्छा है या बुरा है? बुरा क्यों बोलते हो यार? मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। ये थोड़ा है ना तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, प्लीज लिसन। ओके बच्चों, इमेजिन करो, सपोज मैं एक बिजनेस की बात करूं, ओके, ठीक है। एक बिजनेस है जो एक्चुअली पहले प्राइस चार्ज कर रहा था 100 रुपए, ठीक है, और अब ये प्राइस चार्ज कर रहा है 120 रुपए, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिजनेस ने अपनी चीज की कीमत बढ़ाई है? हाँ या ना? ठीक है, 100 से 120 कर दिया, तो अगर 100 से 120 हो गया तो हम लोग इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन हो रहा है, बराबर ना, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। इन्फ्लेशन अगर होता है ना तो ये जो एक्चुअली पे कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बट जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। इमेजिन करो, एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोचिंग क्लासेस की फीस बढ़ती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, तुम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं, वो अलग बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। क्यों? ऑब्वियसली पैसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज इसको एक हिसाब से तुम लोग है ना पूरा निगेटिव मत ले लो। इन्फ्लेशन जब भी होगा तब एक्चुअली बिजनेस ग्रो करते हैं। फिर से बता रहा हूं, जब भी महंगाई बढ़ती है लोग जो पे कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ वाली बात है, बट एक्चुअली जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो ग्रोथ वाली बात है, राइट। तो प्लीज दिमाग में रखो, इन्फ्लेशन जब भी होगा तब एक्चुअली उसके साथ ग्रोथ भी आएगा। इन्फ्लेशन के साथ क्या आएगा? ग्रोथ भी आएगा, सही बात है, ठीक है। अब बोलो, ग्रोथ अपने कंट्री का हो रहा है, ये अच्छा है या बुरा है? कंट्री का ग्रोथ रहा है तो डेफिनेटली अच्छा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अच्छा है बुरा है? ये बुरा है, ठीक है बच्चों। एक सिंपल चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जब कभी भी ग्रोथ होगा तब इन्फ्लेशन भी आएगा, और जब कभी भी ग्रोथ नीचे आएगा तब महंगाई भी कम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको है ना इन दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। चीजों की कीमत बहुत कम हो गई तो कौन खुश होगा? कंज्यूमर। बट नाराज कौन होगा? बिजनेस, क्योंकि उसका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा है, बराबर। तो एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में फिट रहना चाहिए वो ये है कि इन्फ्लेशन के साथ में ग्रोथ भी आती है। महंगाई बढ़ेगी तो एक्चुअली बिजनेस ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगा, ये अच्छी बात है, दिस इज एक्चुअली गुड थिंग, ठीक है। बट इन्फ्लेशन को हम लोग एक बहुत प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये दोनों चीजों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं, अपने देश में जो सबसे बड़ी बैंक है, कौन है सबसे बड़ी बैंक? आरबीआई, ऑब्वियसली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना बच्चों, और गवर्नमेंट जो है अपनी, ये दोनों पे जिम्मेदारी होती है इकोनॉमी को संभालने की। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इन्फ्लेशन और ग्रोथ में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुमको एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, गवर्नमेंट जो है ना, इनको ग्रोथ बहुत पसंद है। गवर्नमेंट चाहते हैं कि अपने देश की बहुत तेजी से तरक्की हो, बट अगर गवर्नमेंट बहुत तेजी से तरक्की करने के ऊपर बहुत फोकस करेगी तो उसके साथ में एक प्रॉब्लम भी आएगा इन्फ्लेशन का, तो उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए आरबीआई बनी है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, आरबीआई का मेन रोल होता है महंगाई को कम करने का, और गवर्नमेंट का मेन रोल होता है ग्रोथ को बढ़ाने का। क्या इन दोनों की सोच पूरी ऑपोजिट है? बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों इसलिए इन दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का देश सही तरीके से सही डायरेक्शन में जा सकता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमको फिर से बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगी कोई चीजों को तो कैसे कंट्रोल करेंगे, मैं ये भी बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इनके कंट्रोल में क्या होता है पता है? इनके कंट्रोल में होता है मनी का सप्लाई, मनी का सप्लाई,
करेक्ट। ये मनी का सप्लाई कंट्रोल करके ये किसको देती है? ये कमर्शियल बैंक्स को देती है, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और ये कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना बच्चों, इनके आगे मैं लिख रहा हूं जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, ठीक है। पब्लिक को पैसा कहां से मिलता है? पब्लिक को पैसा मिलता है कमर्शियल बैंक से, ओके। ये एकदम सिंपल सा मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया। अब तुमको ध्यान देना है और सोच समझ के देखो, यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करना है। नाउ इमेजिन करो अपने कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगी? आरबीआई। कैसे सॉल्व करेगी तुम लोग बताओगे मेरे को? चलो, क्या करेगी आरबीआई? अगर अपने देश में महंगाई बढ़ गई है तो क्या होगा? लोगों को तकलीफ होगी, ऑब्वियसली। पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई, तो यहाँ पे एक्चुअली लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि इन्फ्लेशन को कम करे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कम कैसे करेगी? वेरी सिंपल, इनके कंट्रोल में है पैसों का सप्लाई। पैसे कौन छापता है? आरबीआई। तो अब आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई या तो कम पैसे छापेगी, नहीं तो कमर्शियल बैंक्स को बोलेगी देखो अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे हम लोन देंगे। बहुत सारी चीजें कर सकती है। आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल। इमेजिन करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है मतलब सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, आरबीआई ने क्या किया? बैंक्स को जो लोन दिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। एक क्वेश्चन का आंसर अब तुम लोग करोगे। आरबीआई अगर महंगे में लोन दे रही है बैंक्स को, तो बैंक्स यही लोन और महंगे में किसको देंगे? पब्लिक को, क्योंकि इनको ही महंगे में मिला है। तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे? ये भी इंटरेस्ट जो है बढ़ा के पब्लिक को देंगे। अब इसका आंसर करो, अगर बैंक्स ने ज्यादा महंगे में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक को लोन देना चालू किया तो लोग ज्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे? कम लोन लेंगे। अगर पब्लिक लोन कम लेगी तो इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज में ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। अगर फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है मतलब कम फैक्ट्रीज लग रहे हैं। अगर कम फैक्ट्रीज लग रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम, इनकम कम तो डिमांड, डिमांड कम तो प्राइसेस कम होंगे। प्राइसेस कम, वही तो ये आरबीआई चाहती है। आरबीआई क्या चाहती है? प्राइस को कम करे। प्राइस को कम क्यों करे? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सही बात है, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। इमेजिन करो इन्फ्लेशन कम हो गया है, इन्फ्लेशन कम हो गया है। इन्फ्लेशन कम हो गया मतलब, इन्फ्लेशन कम हो गया मतलब इकोनॉमी चल ही नहीं रही है, प्राइसेस एकदम नीचे आ गए। ऐसा कब होगा? ऐसा हुआ है क्या 2020 में? लॉकडाउन के टाइम पे वही तो हुआ है, राइट? बिजनेस ही नहीं चल रहे, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही खुद की दुकान ओपन करने की। इनफैक्ट परमिशन भी नहीं थी, बहुत सारी चीजें थे। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, जब इकोनॉमी नहीं चल रही है, जब महंगाई नहीं है, ग्रोथ भी कम हो जाएगी। क्या हम लोग बोल सकते हैं अगर महंगाई कम हो गई तो ग्रोथ भी कम होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि बिजनेस पैसा ही नहीं कमा रहे तो ग्रोथ कहां से होगा? अब ऐसे सिचुएशन को फिर से नॉर्मल कैसे करेगी आरबीआई? वेरी सिंपल, ये जो इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ाया था इसको अब गिरा दो। अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स सस्ते रेट में लोन ले रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक सस्ते रेट में पब्लिक को भी लोन देंगे। अगर कमर्शियल बैंक सस्ते रेट में पब्लिक को लोन देंगे तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, फैक्ट्रीज ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम लोगों का बढ़ेगा, सेविंग्स ज्यादा होंगे, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, और लोग अगर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा। इन सिंपल लैंग्वेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होते हैं ना बच्चों, इनके हाथ में एक बटन है प्राइस को बढ़ाने का और प्राइस को कम करने का। इन्होंने एक चीज चेंज की, बाकी पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। और मैंने यहां पे ऊपर लिख के बताया, ये सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती, गवर्नमेंट भी करती है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू ब्रीफली गवर्नमेंट कैसे करती है। बच्चों, क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में इनकम टैक्स होता है? यस, हर साल बजट में इनकम टैक्स के रेट्स चेंज होते हैं, और ये इनकम टैक्स के रेट्स कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट में भी कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट? फाइनेंस मिनिस्ट्री इज एक्चुअली पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यहां पे सोच समझ के आंसर करना बच्चों। अब इमेजिन करो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, तो गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज करेगी? स्लो डाउन आ गया तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी। अगर इनकम टैक्स कम होगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा या कम बचेगा? ज्यादा। लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आएगी। अच्छा, लोग मान के चलो ज्यादा, बहुत ज्यादा खर्चा करें, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब क्या होगा? महंगाई को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करोगे? इनकम टैक्स बढ़ा दो, लोगों के पास पैसे कम होंगे, डिमांड कम, प्राइस कम, महंगाई कम हो जाएगी। क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट भी ऐसा कंट्रोल करती है?
यस एक चीज और, ये सारे मैटर्स जो मैं अभी तुमको सिखा हूं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस मेंटेन किया जाता है, ये हम लोग कहां सीख रहे हैं? आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक्चुअली बच्चों अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे टेक्स्ट बुक से हट गया है, तो ये चीज को मेरे को पढ़ाने का मौका नहीं मिला, बट अभी बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में स्कोप में इसको सीख रहे हैं, राइट? यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ये सारी चीजें कौन सिखाता है अपने को? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ना ही सिर्फ इतना, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कौन सिखाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैंने ग्रोथ की बात की है, ठीक है? ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो ये भी कौन सिखाएगा अपने को? मैक्रो इकोनॉमिक्स से सिखाएगा। इनफैक्ट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दे बोथ गो हैंड इन हैंड, मतलब ग्रोथ बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा, राइट? ठीक है बच्चों, अगेन एक चीज प्लीज दिमाग में रखो, हम लोग दोनों में से कोई एक चीज को चूज नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को ग्रोथ चाहिए बट इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, ग्रोथ चाहिए और इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, मतलब आइसक्रीम खाना है और सर्दी नहीं होना है। बहुत आइसक्रीम खाना है, बहुत मजा आ रहा है, पर सर्दी भी हो गई, राइट? तो एक अच्छी चीज है तो दूसरी बुरी चीज भी आएगी साथ में, राइट? तो इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हेंस दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हेंस दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? आई रिमेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का एक बार टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, तो उनको ये बोला गया था, सर आप ग्रोथ भी करो और इन्फ्लेशन भी कम करो। तो उन्होंने क्या बोला था पता है? मैं अजय देवगन नहीं हूं जो दो घोड़े एक साथ चलाऊं। बात सही है उनकी यार। इसलिए आरबीआई का काम बहुत मुश्किल है। आरबीआई कभी भी सारे लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकती। क्यों? महंगाई कम होगी तो जनरल पब्लिक खुश होगी, बट नाराज कौन होगा? बिजनेस वाले लोग, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए। अच्छा, और ग्रोथ होगा तो बिजनेस वाले लोग खुश होंगे, बट उसके बाद इन्फ्लेशन भी आएगा, जनरल पब्लिक नाराज हो जाएगी। इसलिए आरबीआई का काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड सो इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, बराबर? ठीक है, तुम लोग देखो बच्चों, अभी बजट आएगा 1-2 दिन में, और बजट आएगा तो 100% मैं बोलता हूं कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो नाराज होंगे ही बजट से, होते ही है। सबसे पहले उसमें ऑपोजिशन पार्टीज आते हैं जो हमेशा बोलेंगे फालतू बजट है, राइट? चलो ठीक है, मैं आता हूं यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों, ध्यान से सुनो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी मैंने अभी बताया थोड़ा बहुत। वैसे एक क्वेश्चन का आंसर करो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ये तुमको पता रहना चाहिए। दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली बेसिक थिंग, ये 11th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है बच्चों। बताओ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंस है क्या? क्या होता है डिफरेंस? ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए बच्चों? आई विल टेल यू, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं बच्चों। डेवलपमेंट हम लोग किसको बोलेंगे पता है? जब सही मायने में लोगों का रहने का तरीका इंप्रूव हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूं अपने कंट्री में बहुत सारे फैक्ट्रीज बन रहे हैं, मतलब सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं अपने कंट्री में हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, लोगों की भलाई हो रही है, तो मैं बोलूंगा डेवलपमेंट हो रहा है। फर्क है। फिर से एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूंगा बच्चों। भूटान नाम का एक कंट्री है, पता है? भूटान जो पूरा देश है वो एक ही चीज पे फोकस करता है, नॉट जीडीपी बट हैप्पीनेस ऑफ पीपल। भूटान इज द मोस्ट ग्रीन कंट्री, ग्रीनेस्ट कंट्री एवर। इनफैक्ट भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कम से कम 65% जगह फॉरेस्ट में होनी चाहिए, राइट? अभी मेरे को बोलो तुमको एक चीज सिंपल मेरे को एक्सप्लेन करना है। भूटान इज नॉट वेरी फेमस फॉर ट्रेड, वो ज्यादा ग्रोथ के पीछे भागता नहीं है, फिर भी वहां के लोग बहुत खुश है, बिकॉज इट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब लोग इंटरनली खुश है, डेवलपमेंट मतलब लोगों को अच्छे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज मिल रहे हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल्स है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ हम लोग फैक्ट्रीज के पीछे भाग रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं, बराबर? ठीक है, मान के चलो सपोज सिर्फ फैक्ट्रीज ही बन रहे हैं जो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करे और लोगों का एक्चुअल लाइफस्टाइल अच्छा ही नहीं है, मतलब सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो दोनों पे फोकस एक्चुअली होना चाहिए अपने कंट्री में, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, रीजंस फॉर अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी, अपने देश में गरीबी क्यों है, ये सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। उसका सोल्यूशन क्या है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, बराबर? ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की स्कीम स्टार्ट करती है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, राइट? लास्ट पॉइंट रिटन हियर इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये तो तुमको पता होगा, नेशनल इनकम में हम लोगों ने ये सीखा है कि नेशनल इनकम को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक मेथड है इनकम मेथड। ये याद है? नेशनल इनकम को निकालने का एक तरीका है इनकम मेथड। ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करते हैं, ठीक है? जैसे कि लैंड से क्या मिलता है?
रेंट, लेबर को वेजेस, और फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट, और बिजनेसमैन खुद लेके जाता है प्रॉफिट। तो ये सारे चीजें जो है वो मिला के बनती है नेशनल इनकम। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन से फैक्टर से क्या मिल रहा है, ठीक है, उसको ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम सीखते हैं। और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली कहाँ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। तो ये सारे थे स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इनफैक्ट इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में सीखी है। ओके ओके बच्चों, डू वन थिंग, ये चीज नोट करो यार, बिकॉज ये चीज मेरे को ना आगे बार बार रिपीट करना पड़ेगा फिर। प्लीज राइट दिस थिंग, इसको एक बार लिख लो। ओके बच्चों, ये अगर लिख लिया है तो यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हो गया है खत्म, राइट। चलो यहां आते हैं हम लोग अभी फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मेरे को ज्यादा यहां एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होगी ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि फीचर्स मैंने बहुत सारे तुम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स के टाइम पे ही सिखाए थे, ठीक है। विल जस्ट सी दिस, हम लोगों को ये पता है क्या, ओके। सबसे फर्स्ट फीचर यहां लिखा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। बच्चों स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सारी चीजों को टोटालिटी में सीख रहे हैं, करेक्ट। एक इंडिविजुअल का इनकम अगर मैं सीख रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश का सीख रहा हूं, नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहां वही लिखा है, वी स्टडी एग्रीगेट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट पता सेम रीजन इसको लंपिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उधर क्या वर्ड यूज करना है, स्लाइसिंग मेथड, किधर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इधर लंपिंग मेथड, करेक्ट, ठीक है। वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, कौन सी चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये क्या स्टडी करता है, एग्रीगेट को। ओके ये दो पॉइंट्स तो मेरे ख्याल से पहले मैंने तुमको बता दिए थे, राइट, ठीक है। अच्छा बच्चों फोर्थ और फिफ्थ में पहले बता देता हूं, ये थोड़े सिंपल है। फोर्थ पॉइंट लिखा है जनरल इक्विलिब्रियम। बच्चों जनरल इक्विलिब्रियम इधर है तो उधर क्या था, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताओ। हम लोग पूरी चीजों को भूल के एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। हर एक लॉ की शुरुआत वहां वैसी ही होती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। किधर की बात कर रहा हूं मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इधर जनरल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, उल्टा हर चीज चेंज हो रही है और हर एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड भी करती है, करेक्ट। यहाँ लिखा है डील्स विद लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब हर एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। मैंने तुमको ये पूछा भी था, पावर्टी से क्या पॉपुलेशन रिलेटेड है, यस। क्या पॉपुलेशन से भी पावर्टी रिलेटेड है, यस, राइट। इनफैक्ट अभी मैंने तुमको कितने सारी चीजें बताए, इनकम से क्या एम्प्लॉयमेंट का कुछ कनेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, सही बात है, ठीक है। और बच्चों अगर किसी का इनकम बढ़ रहा है तो अगेन वो बैंक को ज्यादा पैसे सेविंग्स का देगा, और बैंक लोन ज्यादा देगी तो उससे वापस एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, सही बात है। इसलिए इसको हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कितना सिमिलर है, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंस, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग एल्स। हर चीज हर दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है, अभी तो पता है। इनफैक्ट अभी ये वाला पॉइंट भी मैंने वही तो एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है। एक चीज अगर आरबीआई चेंज करके तो आगे पूरा इकोनॉमिक साइकिल हिल जाएगा। सिर्फ एक चीज को चेंज करना है, मनी सप्लाई को यहाँ चेंज कर दिया, पूरी इकोनॉमी आगे पूरा का पूरा यहाँ पे आगे का जो भी मैटर सब कुछ मूव हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, जनरल इक्विलिब्रियम एंड इंटरडिपेंडेंस बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। इंटरडिपेंडेंस मतलब हर चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा सेविंग, ठीक है। सेविंग पे डिपेंड करेगा कंजम्पशन, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ओके। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन तीनों भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा तो उनका पैसा ज्यादा बनेगा, सेविंग ज्यादा होगा, कंजम्पशन भी ज्यादा कर सकते हैं, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो बिजनेसमैन ज्यादा पैसे कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इसलिए हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या मैंने तुम लोगों को अभी बताया है डिटेल में, जनरल प्राइस लेवल, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन अभी तो बताया डिटेल में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है,
मेजरली आरबीआई करती है, गवर्नमेंट भी करती है बट मेजर काम आरबीआई करती है। सही बात है, ठीक है। ओके, इधर आते हैं, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। ओके, इधर लिखा है बच्चों इनकम थियोरी। इनकम थियोरी हम लोग यहां इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में ये हमें मदद करता है, ठीक है। नेशनल इनकम और उसके मेथड्स को कैलकुलेट करने में हम लोगों को ये मदद करता है। बच्चों अब है ना, तुमको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, दो मेजर डिफरेंस के पॉइंट तुमको दिमाग में रखने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा वर्ड यूज करता है, कौन सी थियोरी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, याद नहीं आ रहा है? जाके चेक करके बताओ जाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स लिखे हैं वहां पे, उसको कौन सा थियोरी बोलते हैं? प्राइस थियोरी, क्योंकि वहां पे प्राइस कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल चीज का वो समझ में आता है, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। इसको क्या बोलना है? इनकम थियोरी, क्योंकि इससे नेशनल इनकम निकालने आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। हर जगह एक यूनिक वर्ड है। फिर से इधर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है तो उधर क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इधर लंपिंग मेथड है, उधर क्या है? स्लाइसिंग मेथड। इधर जनरल इक्विलिब्रियम है, उधर क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इधर इंटरडिपेंडेंस है बच्चों, ये एक अजम्पशन होता है, यहाँ पे हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो वहां पे अजम्पशन होगा सिट्रस पैरिबस। मैंने बताया एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, वहां पे ऐसा अजम्पशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं बच्चों। इनकम थ्योरी के अलावा ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में भी डील करता है। थोड़ा सुन लो क्योंकि ये सिलेबस से हट गया है, पुराने सिलेबस में था, अब नहीं है तुमको, तो पहले इसको समझने की कोशिश करना। सिर्फ डिमांड मैं बोल रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट मैं एग्रीगेट डिमांड बोल रहा हूं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। एग्रीगेट मतलब पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। पूरे देश में कितने सेलर्स है, उनका जो डिमांड है दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। उनका सप्लाई जो होता है उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एक अकेले सेलर का सप्लाई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, सारे सेलर्स का मिला के सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई में आएगा, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है कि यहाँ एग्रीगेट वर्ड ऐड हो गया इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, राइट। और इनफैक्ट इन सारी चीजों से बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब कुछ भी एक्चुअली डिपेंड होता है, मैंने तुमको बताया था। अब इसका आंसर करो। सपोज बिजनेस साइकिल एकदम ऊपर आ गया है, ऊपर मतलब एक्सपेंशन मोड में आ गया है। एक्सपेंशन मोड समझते हो, इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है, तो वहां इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा? ये देखो, ऐसे कुछ बिजनेस साइकिल होते हैं बच्चों, ठीक है। ये मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या फिर हम लोग इसको पीक बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग बोलेंगे कि रिसेशन आ रहा है। रिसेशन मतलब इकोनॉमी एकदम स्लो हो चुकी है, इधर इकोनॉमी क्या है? स्लो है। बोलो यहां पे इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा? जब बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से ग्रो करती है तो मैंने अभी बताया ग्रोथ के साथ क्या आता है? इन्फ्लेशन। और जब इकोनॉमी एकदम स्लो हो चुकी, एकदम नीचे आ गई, तो वहां पे क्या रहेगा? डिफ्लेशन। यानी कि बिजनेस साइकिल के हिसाब से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी आता है। और बिजनेस साइकिल डिपेंड करता है अगेन एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पे, बराबर। मतलब अगेन यहां हर चीज एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है, वही यहां पे मैंने बताया, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट के 2 पॉइंट से ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, ठीक है। एक यहां लिखा है पॉलिसी ओरिएंटेड। बच्चों पॉलिसी ओरिएंटेड क्या होता है प्लीज सुनो अच्छे से, क्या लिखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें सजेशन देता है कि हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालें, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो ये सारे पॉलिसीज हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। मैं तुमको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अलग अलग कैटेगरी के लोग किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, मैंने अभी बताया। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला है तुमको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। मैंने दोनों के भी एग्जांपल्स दिए। मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल कैसे दिया? गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू ये सब चीजों को कंट्रोल करती है, और आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू इसको कंट्रोल करती है। ये सारे चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग पता है? इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी। एक चीज और बता रहा हूं, सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो और ये लिख भी लेना बाद में, ओके बच्चों। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसमें दो मैंने इंपॉर्टेंट यहां पे पार्टिसिपेंट्स के नाम बोले, एक है आरबीआई और दूसरी है गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों में से कौन इकोनॉमी को संभाल रही है? आरबीआई या गवर्नमेंट, या दोनों? दोनों संभालती है, करेक्ट। जब भी आरबीआई इकोनॉमी को संभालती है तो वो यूज करती है मॉनिटरी पॉलिसी को। किसको यूज करती है? मॉनिटरी
पॉलिसी। और जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमी को संभालती है, गवर्नमेंट यूज करती है, बताओ वर्ड, ये मैंने तुमको लिखा के भी दिया है, तुमको याद है या नहीं ये पता नहीं मेरे को, मैंने तो लिखा के दिया है। इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पार्ट, आरबीआई जब करती है तो मॉनिटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट जब करती है तो फिस्कल पॉलिसी। अब बोलो मॉनिटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है? अभी बताया है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या तो कम करेगी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें करती है। और गवर्नमेंट क्या करेगी फिस्कल पॉलिसी में? टैक्स क्रेडिट बढ़ाएगी या तो कम करेगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एग्जांपल इधर क्या लिख सकता हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं ताकि तुमको ये याद रहे। ओके, यहां पे क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगी कौन? आरबीआई। और यहां पे फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स के रेट्स को चेंज करेगी कौन? गवर्नमेंट। सही बात है। इससे ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, इससे ये दोनों भी अपने इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, इकोनॉमी में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। कौन सी दो चीजों में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए? अगेन ग्रोथ, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। सही बात है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में हम लोग सीखते हैं, वो भी कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इसको प्लीज कहीं लिखो, तुम लोगों ने इसके पहले लिखा ही है, बट इतना लिख के तुम लोग इसको यहां पे थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो, बराबर? यस। ओके बच्चों, अभी मैंने पॉलिसी ओरिएंटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताया तुमको, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों की पॉलिसीज बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट का, ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का। अभी एक्सप्लेन भी किया कि कैसे आरबीआई और कैसे गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। लास्ट पॉइंट लिखा है ग्रोथ मॉडल्स, राइट। मतलब ग्रोथ मॉडल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? वेरी सिंपल, ये पॉलिसीज जैसे ही होते हैं बट ये स्पेसिफिकली ग्रोथ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तुम लोगों को याद होना चाहिए अरे कि 11th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पावर नाम का एक चैप्टर सीखा है, सीखा है क्या? उस चैप्टर के एंड में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स बनाए एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, और वो सारे के सारे स्कीम्स ग्रोथ मॉडल का पार्ट बनते हैं। प्लीज ध्यान से सुनो, अपने देश में गरीबी ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है? गरीबी ज्यादा है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? पॉपुलेशन तो इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर गरीबी को कम करना है तो क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी कैसे? अलग अलग स्कीम से। इनफैक्ट रूरल एरियाज में तो गवर्नमेंट क्या करती पता है? गवर्नमेंट बहुत बार लोगों को गारंटी देती है कि आपको हम लोग कम से कम 100 दिन का काम देंगे, 100 डेज का। ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्कीम्स बने रूरल एरियाज में मेजरली, राइट। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजों को हम लोग ग्रोथ मॉडल्स में लेके आते हैं, और ये सारी चीजें ऑफकोर्स ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड का तुम्हारा जितना भी सिलेबस था, सभी का सभी सिलेबस मेजॉरिटी ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है, करेक्ट। ठीक है, हम लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखे, बाकी सब कुछ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही था, राइट। ओके, सो दिस इज इट बच्चों, ये ग्रोथ मॉडल्स हो गए, बाकी सारे पॉलिसीज हो गए, सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा, राइट। विल स्टॉप हियर, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है।